जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। आज राष्ट्रीय किसान दिवस पर उपस्थित हूं और अपने देश के सभी किसानों को इस दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, कहते हैं कि इस भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव का विकास और इस देश का अन्नदाता किसान को कहा जाता है। आज इस देश में किसानों का बुरा हाल है। जलती तपती धूप में, कड़कती ठंड में, आंधी बारिश तूफान में अपने खेतों में मेहनत करके अन्न को पैदा करते हैं, लेकिन सरकार की कारण उनको वह समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता है। आपने देखा होगा विगत साल कई महीनों तक हमारे देश के बहादुर किसान इस सरकार के द्वारा बनाए हुए काले कानून के खिलाफ सड़कों पे उतरे थे, जिसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आंदोलन जीवी कहा था और भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त लोग मोदी जी के बनाए हुए कानून के ऊपर में तालियां बजा रहे थे और उनकी प्रशंसा कर रहे थे। मैं अपने गांव अफराद मठिया स्मार्ट विलेज में उपस्थित था जब इस कानून के बारे में पढ़ा, जाना, समझा। अपने मात्र 5-7 लोगों को लेकर हंसिया, फावड़ा, कुदाल और मैंने अपने भगवत बाबा मंदिर के सामने एक छोटी सी आंदोलन की चिंगारी जलाई मैंने, उसी प्रकार जिस प्रकार मंगल पांडे ने जलाई थी। वो चिंगारी ऐसी भयंकर रूप बनी, हालांकि उसका वीडियो है। पूरे देश के अंदर में किसान उठ खड़े हुए और सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन का बिगुल फूंका, सरकार के नाक को चने चबवाए। हालांकि हो भी क्यों ना, शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान। आज इस देश में जवान भी बेहाल है, किसान भी बेहाल है। तभी मैंने कहा है कि मरता आदमी जलता भारत, कैसी ये आजादी है। भयभुक भ्रष्टाचार से हो रही देश की बर्बादी है। कहीं किसान मरने को है विवश तो कहीं जवान सीमा पे शहीद हो जाता है। अरे पाक सीमा के मेंढर पे शीश कटाकर क्या पाता है, क्या पाता है। साथियों, इस देश में जवानों के साथ भी राजनीति की जा रही है, लेकिन आज मुद्दा किसानों का है, क्योंकि आज राष्ट्रीय किसान दिवस है। किसान बेचारा ईमानदारी के साथ अपने खेतों में मेहनत करके अन्न को उपाजता है, लेकिन सरकार से मिले हुए दलाल लोग उनको जो उचित मूल्य, जो समर्थन मूल्य, वो नहीं मिलता है। जो मोदी जी ने 3 कानून बनाए थे, वो तीनों कानून बड़े ढोल बजाए गए। मैंने भी इसका विरोध किया। सभी किसानों ने मिलकर के, देश के तमाम किसानों ने, ये देश का पहला आंदोलन था जो मेरे को लगता है 13-14 महीने चले, जिसमें 750 किसानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। सरकार के कानों पे जो नहीं रेंगी,
लेकिन जब देखी कि नहीं, बात बनने वाली नहीं है, ये देश का पहला आंदोलन होगा जिसमें देश के प्रधानमंत्री को देश के किसानों से माफी मांगनी पड़ी, देश की जनता से माफी मांगनी पड़ी और इस काले कानून को वापस लेना पड़ा। तो मैं कहना चाहता हूं जो अंधभक्त लोग हैं, यदि कानून सही था, आप लोगों ने बड़ी ताली बजाई, बड़ी तारीफ की, बड़ी प्रशंसा की, और जब मोदी जी ने उसे वापस लिया तो भी बड़ी तारीफ की, बड़ी प्रशंसा की, बड़ी ताली बजाई। अरे भाई सोचो तो आप किधर हो, सही के साथ हो या गलत के साथ? यदि यह कानून सही था तो उसे वापस क्यों किया गया, और यदि वो कानून गलत था तो कानून को लागू क्यों किया गया? क्यों इन किसानों के ऊपर में अंग्रेजों के जैसा कानून बना करके थोपा जाता है? मैं इन्हीं बातों को करने के लिए आज राष्ट्रीय किसान दिवस पर उपस्थित हुआ हूं। किसान के दर्द को सुनने वाला यह गूंगी, बहरी, लूली, लंगड़ी सरकार नहीं है। अभी भी कई ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो न्याय उचित नहीं है। अभी फिलहाल आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत श्रृंखला को, जिसकी 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई है, उसे ही अरावली पर्वत की श्रृंखला माना है, उससे नीचे को नहीं। सरकार इसी कानून के तहत इसे कानून बना करके लागू करना चाहती है, जिससे पूरे भारत के जो अरावली श्रृंखला है उसे काट करके बेच दिया जाए। बचा ही क्या इस देश में? रेल, वेल, सेल, एयरपोर्ट्स, बंदरगाह सभी तो बेच दिए गए। बचा था यह अरावली की पर्वत श्रृंखला, वो भी बाईपास सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश जारी करवा दिया गया। आज राजस्थान के किसान पुनः आंदोलन पे खड़े हैं। 692 मीटर लंबी अरावली श्रृंखला, जिसमें से 650 किलोमीटर राजस्थान के अंतर्गत आता है। बताइए भला, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला ही नहीं रहेगी, कैसे पर्यावरण की रक्षा की जाएगी? कैसे किसी के जान माल की सुरक्षा की जाएगी? सरकार को इस पे कोई भी चिंता नहीं है। एक तरफ कहते हैं एक पेड़ देश के नाम, एक पेड़ मां के नाम, और जब अरावली श्रृंखला को ही अब तोड़ देंगे, कई लाखों करोड़ पेड़ों को काट दिया जाएगा, उजाड़ दिया जाएगा, तो क्या आपका नारा सही है? यह उसी प्रकार का नारा है जैसे कहते हैं ना कि नारा नहीं, हमें चारा चाहिए। इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन बेटियों के साथ अत्याचार खुलेआम होता है। आपने देखा होगा हमारे हरियाणा की पहलवान बेटियां जो देश के लिए ऑस्ट्रेलिया हो, सिडनी हो, अटलांटा हो, तमाम देशों में कुश्ती लड़ करके मेडल लेकर आती हैं और एक बात कहती हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ छेड़खानी हुई है, इसकी इंक्वायरी कराई जाए। लेकिन नो, सरकार ने कतई भी इनकी बातों को नहीं सुना। हार कर वह दिल्ली के जंतर मंतर के बारिश आंधी तूफानों के अंदर में आंदोलन की और भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली दिल्ली पुलिस उनके बालों को पकड़ के घसीट घसीट के रोड पे, सड़कों पर, अपने टीवी पर देखा होगा, पीटा गया, मारा गया। साक्षी मलिक, गीता, बबीता, सुनीता, तमाम जो पहलवान थे, क्या यही सोच करके वो देश के लिए मेडल लाती हैं कि देश की सरकार हमें सड़कों पर पटक पटक के मारेगी, पीटेगी? तो जिस प्रकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा फेल हो गया, देखिए फेल का सच। आप एक कार खरीदने जाएंगे, आपसे 7.5%, 8.5% ब्याज पे आपको लोन दिया जाएगा। हाउस लोन लेने जाएंगे फ्लैट्स के लिए तो आपको 7.5%, 8.5%, 8.25% ब्याज पे लोन दिया जाएगा। अमीर आदमी को अमीर बनाया जाता है, लेकिन गरीब बाप अपने बेटी के लिए यदि चाहता है कि मैं इंजीनियर बनाऊं, डॉक्टर बनाऊं, उसके लिए 5 लाख या 8 लाख लोन लेने जाए तो आप सर्च करके देखेंगे 13% का ब्याज लगता है। श्रीमान, बेटियों की पढ़ाई के लिए एक बाप को 13% का ब्याज देना पड़ता है, और जो व्यक्ति कार फ्लैट खरीदता है उसको 7.5%, 8.5%। यह कैसा काला कानून है? क्या सरकार को यह दिखती नहीं
कि आप नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और इनके साथ खुलेआम अत्याचार होता है, उत्पीड़न होता है, कहीं भी इनकी नहीं सुनी जाती। उसी प्रकार इस देश के जवान विजय बहादुर ने भी, मोदी जी का भक्त था वो बेचारा, सोचा कि मोदी जी मेरी बात को सुनेंगे। उसने एक मुद्दा उठाया था कि देश के जवानों को देश को प्रॉपर सरकार द्वारा भोजन मुहैया नहीं हो पाती है, जली रोटी मिलती है, पतली दाल मिलती है, मोदी जी मेरी बात को सुनेंगे। वीडियो बनाकर डाला और यह भी कहा था कि वीडियो जाते ही मेरी नौकरी भी जा सकती है, और गई। उसके साथ अत्याचार हुआ, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर के मुद्दा उठाया था सरकार उसकी बातों को नहीं सुनी। तो यह प्रमाणित करता है कि न तो आप देश के जवानों के साथ हैं, न तो आप देश के किसानों के साथ हैं, न इस बहन बेटियों के साथ हैं। यह प्रमाणित होता है। यह कोई झूठ तो नहीं है, आप सभी टीवी पर देखते हैं। यह अंधी लूली लंगड़ी बहरी सरकार केवल और केवल 24 घंटे अपनी सरकार बनाने के तिकड़म में रहती है कि आज मैं हरियाणा में बना लिया, कल महाराष्ट्र में बना लूं, कल बिहार में बना लिया तो बंगाल में बना लूं। एक इलेक्शन खत्म नहीं होता कि दूसरे राज्य के इलेक्शन के चक्कर में इनका पूरा जो गैंग है चलता है। किसी भी तरह कैसी भी रणनीति बना करके चुनाव जीतना, सरकार बना लेना है और मलाई खाना है। जैसा कि अपने बिहार में देखा, सरकार नहीं बन रही थी, बन रही तो अकेले दम पे लड़ रही थी बीजेपी। क्यों नीतीश कुमार के कंधे पर बैठ करके सरकार बनाने का प्रयास की गई? देखा कि हार रहे चुनाव, महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया दी गई। बिहार को हमेशा से ठगने का काम किया जाता है, झांसा दिया जाता है झूठी जुमलेबाजी करके, और वहां की महिलाएं फंस गई। 10,000 रुपये उनको दी गई और 10,000 रुपये देकर के उनको कहा गया जी आपको इसके बाद 2 लाख रुपया भी दिया जाएगा, जिसके कारण वहां वोट पड़ी और सरकार अनुमान से ज्यादा सीट ला करके सरकार बनाई। और सरकार बनाते ही बिहार में बुलडोजर चलना जारी हो गया। उसी प्रकार जिस प्रकार दिल्ली में मोदी जी ने कहा था इसी रामलीला ग्राउंड में कि जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन सरकार बनते ही आज दिल्ली के तुगलकाबाद 100 साल पुराना अलीगांव में बुलडोजर चल रहा है, तुगलकाबाद में चल रहा है, हरियाणा के फरीदाबाद में चल रहा है, बिहार के चाहे छपरा हो, सिवान हो, गोपालगंज, मोतिहारी हो, भभुआ हो, हाजीपुर, सोनपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, तमाम जिलों में नीतीश कुमार जी कहें या सम्राट चौधरी कहें, इनका बुलडोजर चल रहा है। ना तो यह देश और न बिहार किसी की बपौती है। बारिश सबकी आती है, यह वही बिहार है जिस जिला छपरा के सिताब दियारा गांव से जन्मे महान विभूति जयप्रकाश नारायण जी ने इसी प्रकार एक तानाशाह का अंत किया था। और वह दिन दूर नहीं, आज बिहार में एक जयप्रकाश नारायण तो का कई हजार जयप्रकाश नारायण वहां तैयार है। सरकार सोचती है हम इन्हें दबा देंगे, इन्हें कुचल देंगे, इनका दमन करेंगे। नहीं साथियों, नहीं। यह वह बिहार है जिसने बक्सर के युद्ध में मंगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। यह वह बिहार है मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ चिंगारी जलाई और आजादी की लड़ाई में सर्वप्रथम फांसी के फंदे को चूमा, झुकना स्वीकार नहीं किया। 80 साल की उम्र में बाबू वीर कुंवर सिंह ने कटी हुई गर्दन से अंग्रेजों पर हमला किए। वो बिहार है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है। ये तपोभूमि है, वीरभुग्य वसुंधरा है। यहां के लोग जो सोच लेते हैं वो करते हैं, लेकिन आजकल थोड़ा झांसे में आ जाते हैं। खैर कोई नहीं, जैसी राजा वैसी प्रजा। तो मैं मुद्दे से नहीं भटकूंगा, बस यही कहूंगा कि किसान की जो हालात है, किसान एकजुट रहें। आपका मौलिक अधिकार है कि आप अपने हक, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ें, क्योंकि कहते हैं कि लोकतंत्र की रास्ता सड़कों से होकर गुजरती है। किसी क्रांतिकारी ने कहा था
जिस दिन लोगों का सड़कों पे जमा होना खत्म हो जाएगा, उस दिन लोकतंत्र भी समाप्त हो जाएगी। आज लोकतंत्र का खुलेआम गला घोटा जा रहा है, संविधान की कत्ल की जा रही है। किसके मार्फत? ईवीएम के मार्फत। जहां चुनाव हारने का डर होता है, वहां पे आचार संहिता में खुलेआम पैसा बांट करके चुनाव को जीत लिया जाता है, सरकार बना ली जाती है, और उसके उपरांत जिनके घरों पर बुलडोजर रहे वो भी किसान हैं। वो कोई टाटा बिरला अंबानी दमानी नहीं है, किसान है और किसान के बेटे जिनके ऊपर में बुलडोजर चलाया जा रहा है। जाकर पूछिए जरा, आज गालियां खुलेआम वहां की महिलाएं दे रही हैं कि हमें पता नहीं था कि हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार होगा। ये वही हाल है जैसे कहते हैं कबूतर को बहे समझाया जाता है कि बहेलिया आएगा दाना डालेगा फंसना नहीं। हमारे प्रशांत किशोर जी चिल्लाते रह गए कि बहेलिया आएगा दाना डालेगा फंसना नहीं, लेकिन बिहार की जनता फंस गई और वोट करके उनकी सरकार बना दी। तो कौन कष्ट झेले? भरी ठंड में बुलडोजर से घर मकान दुकान तोड़ी जा रही है। क्यों भाई? जब संविधान ने हमें अधिकार दिया रहने का, खाने का, पढ़ने का, जीने का, अब किस अधिकार के तहत उसे तोड़ रहे हैं? गरीबों के, किसानों के मकान दुकान, झुग्गी झोपड़ी को आप तोड़ रहे हैं और अपने जीते हुए विधायकों की गृह प्रवेश पटना में कराया जा रहा है। वाह, क्या लोकतंत्र है! लोकतंत्र की परिभाषा होती है जनता को, जनता के लिए, जनता के द्वारा, उसे लोकतंत्र कहते हैं। और आज इस भरी सर्दी में जनता सड़कों पे और इस देश के जीते हुए विधायक नेता महलों में, कईयों ने भी गृह प्रवेश कराया, फेसबुक पर देखा होगा आपने, कई सौ नए फ्लैट्स बना करके इन निकम्मे विधायकों को दी गई। हालांकि करना कुछ नहीं है। 20 सालों तक जब बिहार में कुछ नहीं हुआ, अब कौन सा 5 साल में वहां पे ताजमहल बना देंगे? वही ढाके के 3 पात, कोई श्रमिक ट्रेन दे देंगे, कहीं से कोई लेबर एक्सप्रेस ट्रेन चला देंगे। यही तो है वहां का कि हमारे प्रधानमंत्री जी बिहार में आकर कहते हैं कि हे मेरे मधुबनी के लोगों, समस्तीपुर के लोगों, मैं आप लोगों के लिए एक श्रमिक ट्रेन दे रहा हूं। और वहां के लोग तालियां बजाते हैं। वाह, देखिए बिहार का दुर्भाग्य। उन्हें समझ में नहीं आता कि मेरे जवान बेटे इसी ट्रेन में भर के जानवर जैसा दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, नोएडा, फरीदाबाद, पंजाब जाकर के दर दर की ठोकरें खाएंगे। और वो ट्रेन की घोषणा सुन के ताली बजाते हैं। और वही मोदी जी दूसरे दिन जब कच्छ में जाते हैं, वहां कहते हैं कच्छ के लोगों को कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाऊंगा। लगा भी देते हैं। तो यह दोहरा चरित्र बिहार के साथ क्यों? हालांकि किसान पूरे भारत के हैं। सौतेला व्यवहार सबके साथ हो रहा है, चाहे वो बिहार का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे पंजाब का हो। जब किसान का आंदोलन हुआ था, पूरे भारत के किसान अपने कई सौ ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली में पहुंचे थे। देखिए दुर्भाग्य कि दिल्ली का, अपने देश का किसान दिल्ली में नहीं घुस सकता। पूरा बॉर्डर को सील कर दिया गया था। लेकिन दिल्ली के लाल किले के पास आतंकवादी हमला हो जाता है। वाह रे सरकार, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा करेंगे? दिल्ली से मात्र 18 किलोमीटर दूर पे अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर अभी तक तो आतंकवादी होते थे, जिन्हें लोग समझते थे कि पढ़े लिखे नहीं, लेकिन अब सफेद कोट वाले डॉक्टर, पढ़े लिखे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो के पढ़े हुए स्टूडेंट, जो डॉक्टर, कोई एमडी है, कोई एमबीबीएस है, कोई डीएम है, वो आतंकवादी में लिप्त पाए गए। बताइए भला क्यों? क्या कर रही थी सरकार की सीबीआई, रॉ इंटेलिजेंस क्यों नहीं इस बात को पकड़ पाई? जब हमला हो गया, इनके कानों पे चूड़ेंगे। कहने का मतलब है कि जो लोग आज सरकार की प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, जरा अपने दिल पे हाथ रख के सोचे कि क्या सही क्या गलत।
उसके बाद पार्टी बड़ी नहीं है, मैंने गीत भी लिखा है कि चाहे बन जाओ सीएम पीएम, चाहे कितना भी कर लो ख्याति, देश से बड़ी नहीं है पार्टी, देश से बड़ी नहीं है पार्टी। हो चाहे बन जाओ सीएम पीएम, चाहे कितना भी कर लो ख्याति, देश से बड़ी नहीं है पार्टी, देश से बड़ी नहीं है पार्टी। आज देश से बड़ी ये भारतीय जनता पार्टी अपने आप को समझती है, जो गलत है। जब देश ही नहीं रहेगा तो पार्टी कहां से बचेगी? हालांकि गलती उनकी भी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी सर्वप्रथम जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, संसद पे पूरा दंडवत होकर के नमस्कार किया था। मुझे भी बड़ी खुशी, वाह रे मोदी जी वाह, गजब। लेकिन दंडवत के उपरांत जब मंच से भाषण दिया, उन्होंने कहा था कि बीजेपी मेरी मां है। मां एक होती है, यदि बीजेपी मां है तो भारत क्या है? यानी वो मां नहीं है। मां एक ही होती है जिंदगी में। आपने बीजेपी को मां कहा, उस मां की रक्षा के लिए आप, यदि एक वार्ड का भी, पार्षद का भी इलेक्शन होता, उसमें पूरी शक्ति लगा दी जा रही है। अच्छी बात है, लगाइए, मां की रक्षा कीजिए, लेकिन मातृभूमि पर भी ध्यान दीजिए कि हमारे देश के अंदर में न तो जवान सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है, न बहन बेटियां सुरक्षित है, और न हमारा देश सुरक्षित है। पहलगाम में आतंकवादी आके हमला करके चले जाते हैं, पकड़े नहीं जाते। आखिर क्यों? कहां थी? जबकि वहां पर हमेशा 2 से 3 बटालियन तैनात होती है। कोई भी नहीं था। धर्म पूछ करके, नाम पूछ करके आतंकवादी मार के चले गए। सिंदूर ऑपरेशन कराया जाता है, सफलता की ढोल पीटी जाती है, अच्छी बात है। लेकिन महिलाओं को सिंदूर बांटना, ये कहां तक उचित है? इस देश में आज तक जवानों के ऊपर में किसी ने राजनीति नहीं की थी। लेकिन कारगिल में भी बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर मैंने देखे सड़कों पे। पुलवामा का अटैक हुआ, उसके उपरांत 2019 में मैंने देखा कई जगह होर्डिंग बोर्डिंग लगाए जवानों के। गजब की ये सरकार है। देश के जवानों के ऊपर में आप मार्केटिंग करते हैं, अपनी पार्टी की प्रचार करते हैं, सरकार बनाते हैं। ये अच्छी बात नहीं। ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है तानाशाही। अतः मैं यही कहूंगा कि इस देश के जवान, किसान और जो आप नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनकी रक्षा करना भी सीखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।